हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग प्लस। आई एम कर्नलजीत सिंह। आज की वीडियो में हम 10th क्लास एग्रीकल्चर चैप्टर 4 ज्योग्राफी का थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन रोल ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स नेशनल इकोनॉमी, भूदान ग्रामदान, फूड सिक्योरिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अपॉन इंडियन एग्रीकल्चर टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो फ्रेंड, जब रिफॉर्म्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कौन कौन से रिफॉर्म्स किए उसने इंडिपेंडेंस के बाद में, तो पहली चीज़ है ये रिफॉर्म करने क्यों पड़े, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन थी वो बहुत रैपिडली ग्रो हो रही थी, ठीक है। और उस ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें फूड ग्रेन्स, ज़्यादा क्रॉप्स जो है वो ग्रो करने की जो है वो नीड थी हमारी। बट हम ट्रेडिशनल मेथड से जब एग्रीकल्चर कर रहे थे तो हमारी प्रोडक्शन जो है लिमिटेड थी। अब ये चैलेंज था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कि अपनी ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ करना है। तो इसलिए जो रिफॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए। तो फर्स्ट टाइप के जो रिफॉर्म्स है, दो क्लासिफिकेशन है इनकी, एक दो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, सेकंड है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। तो इंडिपेंडेंस के बाद में जो पहले रिफॉर्म्स जो हैं गवर्नमेंट ने डिसाइड किए वो थे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में जो सबसे मेन था वो थे लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स में जो स्टेप लिया गया दैट वाज कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। अब ये कलेक्टिवाइजेशन और कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स क्या है? इस स्टेप से पहले जो लैंड थी, जो फील्ड था, वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर नहीं था, वो डिफरेंट शेप्स के थे, ठीक है। कोई ट्रायंगुलर शेप का, कोई हेक्सागोनल, कोई पेंटागोनल। तो इस शेप के वो पहले जो खेत थे किसानों के ऐसे फ्रेगमेंटेड थे। जो किसी भी फार्मर की ज़मीन है वो विलेज के चारों तरफ जो है वो एक तो फ्रेगमेंटेड थी, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में थी। दूसरा, उनका जो टुकड़ों का साइज़ है वो यूनिफॉर्म नहीं था। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए, क्योंकि लार्ज मशीनरी यूज़ करने के लिए हमें बड़े लैंड फॉर्म चाहिए थे, ठीक है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए जो कलेक्टिवाइजेशन है, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स की गई। और इसमें क्या किया गया, हमारी जो लैंड है पूरी, उस लैंड को, विलेज के आसपास जितनी लैंड थी उसको जो है वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जो है वो स्ट्रेट लाइंस जो है वो बना के उनको रेक्टेंगुलर और जो स्क्वायर शेप के फील्ड हैं वो पहले बनाए गए। और एक किसान की जो लैंड है वो अलग अलग जगह पे जो फ्रेगमेंटेड है उसको एक जगह पे ही कलेक्ट कर दिया गया। विलेज के एक साइड पे उसको सारी की सारी लैंड कलेक्ट करके दे दी गई। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। सेकंड जो स्टेप लिया गया दैट वाज द एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। अब जो जमींदारी सिस्टम था, एक ही जमींदार के पास जो है वो 1000 एकड़ ज़मीन है, बाकी के लोग उसके ऊपर काम करते थे। अब ये जो जमींदारी सिस्टम था ये ख़त्म किया गया और जो लैंड है वो जो कल्टीवेटर्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट की गई। नेक्स्ट स्टेप जो लिया गया, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था हमारा, उस फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो लैंड रिफॉर्म्स थे इनको प्रायोरिटी दी गई, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी प्रायोरिटी दी गई इसमें। तो ये थे हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो थे वो लॉज तो बन गए, बट लॉज की इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही थी। जो ज़मींदारी सिस्टम था कुछ स्टेट्स में वो ख़त्म नहीं हुआ। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो सेकंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए वो था टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। अब टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में क्या था, 1960s के बाद में जो ग्रीन रेवोल्यूशन को जब वो इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स, आपके फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, इरिगेशन मेथड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल दीज थिंग्स वर इंट्रोड्यूस्ड, ओके। तो इससे जो है वो प्रोडक्शन जो ट्रिमेंडसली इंक्रीज़ होगी, वीट, राइस, शुगर केन, इनकी जो प्रोडक्शन है वो ट्रिमेंडसली इंक्रीज़ हुई। क्लियर? सेकंड जो स्टेप था ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ ही वो था वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन में मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं।
तो वेटरनरी हॉस्पिटल्स ओपन किए गए, रूरल एरिया में वेटरनरी हॉस्पिटल बनाए गए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, ठीक है, तो उससे हमारा मिल्क की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई। देन थर्ड थिंग जो की गई उसमें ग्रामीण बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ग्रामीण बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी को सेटअप किया गया किसानों को जो है वो कम ब्याज के ऊपर, लो इंटरेस्ट के ऊपर लोन्स देने के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए फॉर इजी इशुएंस ऑफ लोन टू फार्मर्स। फिर किसानों की जो क्रॉप है, क्रॉप इंश्योरेंस दी गई अगेंस्ट नेचुरल कैलेमिटीज़। अगर कोई फ्लड आ जाता है, ठीक है, स्टॉर्म्स आ जाते हैं, तो किसानों की अगर फसल ख़राब होती है तो उनको क्रॉप इंश्योर की जाती थी उनकी। इसके बाद में जो नेक्स्ट थिंग की गई वो हमारे वेदर बुलेटिन्स, रेडियो और टेलीविज़न के ऊपर जो है वो वेदर फोरकास्टिंग, वेदर की रिपोर्ट क्या है, ठीक है, वो किसानों को जो है वो जानकारी देनी शुरू की गई, स्पेशल प्रोग्राम चलाए गए। और किसानों के लिए पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई। क्लियर। अब जो रेट था जो प्रोड्यूस कर रहे थे फार्मर, वो प्रोड्यूस करके सेल कहाँ पे करना, ये चैलेंज था नेक्स्ट, उसको सेल कहाँ पे करेगा फार्मर। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो स्कीम शुरू की कि किसान का जो मिनिमम प्राइस है उसको इंश्योर्ड प्राइस जो है वो मिलेगा, और उसकी जो प्रोड्यूस है उसको गवर्नमेंट एजेंसी जैसे FCI वगैरह हैं वो उसको परचेज़ कर लेंगी। तो इससे जो फार्मर की एक्सप्लॉयटेशन है वो एक्सप्लॉयटेशन जो है वो रुक जाएगी। तो ये सारे जो टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल जो रिफॉर्म्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए थे बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अपलिफ्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है भूदान ग्रामदान। अब भूदान ग्रामदान जो है ये क्या था, जब इंडिपेंडेंस के बाद में गांधी जी के एक जो आगे शिष्य थे विनोबा भावे, तो वो गांधीन फ़िलासफ़ी को जो है ना वो स्प्रेड कर रहे थे। गांधीन फ़िलासफ़ी जो है वो लोगों तक जो है वो ग्राम स्वराज्य का जो गांधी जी का मिशन था उसको लोगों तक जो है वो स्प्रेड कर रहे थे विनोबा भावे जी। तो एक बार क्या हुआ, विनोबा भावे जी जो है वो स्पीच कर रहे थे, तो वहाँ पे जो फार्मर्स थे, लैंडलेस फार्मर्स, उन्होंने अप्रोच किया विनोबा भावे जी के पास कि हमें जो है वो लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाए, हमारे पास लैंड नहीं है। तो वहाँ पे ही कुछ ज़मींदार थे जिन्होंने अपने आप ही जो डिसीज़न लिया कि हम अपनी जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन लैंडलेस फार्मर्स में। तो ये जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लैंड को कहते हैं भू हिंदी में, और दान किसी को देना। तो लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया ज़मींदार ने फार्मर्स को, लैंडलेस फार्मर्स को, इसको कहते हैं भूदान। इसको कहा गया भूदान। और इसके साथ ही कुछ ज़मींदार ने, पूरे विलेजेस के मालिक थे वो, तो उन्होंने अपने विलेजेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का जो है वो डिसीज़न लिया और लैंडलेस लोग फार्मर्स को अपने विलेजेस भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो इसको कहा गया ग्राम दान। ग्राम क्या है, विलेज, तो ग्राम का दान करना, ठीक है। तो ये जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, ये जो चेंज स्टार्ट हुआ जब ज़मींदार ने अपनी जो ज़मीन है वो अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट करनी शुरू कर दी, तो इस रेवोल्यूशन को ब्लड लेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं, विच वाज स्टार्टेड बाय विनोबा भावे। अब जो इसके बाद में हमारे पास टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो जब कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं हम एग्रीकल्चर सेक्टर की इंडियन इकोनॉमी में, तो जो हमारी टोटल GDP है, उस GDP में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका जो शेयर है वो डिक्लाइन हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। वो 1950s में ये जो शेयर था हमारा वो 50% शेयर था एग्रीकल्चर का टू द GDP ऑफ द कंट्री, बट ये डिक्लाइन होते होते अब 2016 में जो है वो अबाउट 16 to 17%, तो 17% ही रह गया ये। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है GDP में वो डिक्रीज़ हुआ है, बट जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, एम्प्लॉयमेंट अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर जो 50% लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो दे रहा है। मींस हमारी 50% जो अभी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो डिपेंड है, बट इसका शेयर जो है वो ओनली 17% है। तो ये हमारे लिए सीरियस कंसर्न की बात है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो उसमें डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही, उसमें स्टैग्नेशन आ गई है या डिक्लाइन आ रहा है। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में डिक्लाइन आएगा तो बाकी सारे जो सेक्टर हैं, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, वहाँ पे भी जो है वो उसका इफेक्ट आता है, कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर भी इफेक्ट आता है। तो कंट्री की इकोनॉमी पे जो इफेक्ट है
उसको ठीक करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसको कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। बट हो क्या रहा है, फार्मर्स को जो सब्सिडी दी जाती हैं पेस्टिसाइड्स के ऊपर, फर्टिलाइज़र के ऊपर, वो सब्सिडी में डिक्रीज़ हो रहा है, वो जो है वो रिड्यूस कर रही है गवर्नमेंट उस सब्सिडीज़ को। सेकेंडली फार्मर्स जो हैं वो इंटरनेशनल जो कंपटीशन है उसको भी फेस नहीं कर पा रहे। जो बाहर से जो मटेरियल इंडिया में सेल होने के लिए फूड क्रॉप्स आ जाती हैं, तो वहाँ से भी जो कंपटीशन है। अब हमारे फार्मर जो हैं उनकी इनपुट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो गई है पहले से, क्योंकि उनको HYV सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। बट उनकी जो प्रोड्यूस है वो उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही मिलता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जगह पे उनको रीज़नेबल प्राइस मिलना चाहिए उनको, ठीक है। अगर रीज़नेबल प्राइस मिलेगा तभी वो सस्टेन कर पाएंगे, नहीं तो हमारे फार्मर्स जो हैं उनकी इनपुट कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई है, आउटपुट जो है उनकी जो सेल कर रहे हैं वो कम रेट के ऊपर जा रही है, तो वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसीलिए जो फार्मर्स हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में से अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर निकाल रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ रहे हैं फार्मर्स। और कोई स्टेट्स में फार्मर्स सुसाइड्स भी कमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी क्या है, किसी कंट्री में जो लोग हैं, वहाँ की पॉपुलेशन है, कि हम सबको फूड मिल रहा है। अगर सबको फूड मिल रहा है तो वो फूड सिक्योर है। अगर सबको फूड नहीं मिल रहा तो वो कंट्री जो फूड इनसिक्योर है, ठीक है। अब हमारे कंट्री में जैसे हमने बात की थी, इंडिपेंडेंस के बाद में गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे टू इंक्रीज़ दी फूड ग्रेन प्रोडक्शन, क्योंकि पहले हमारा कंट्री जो था वो बाहर से फूड ग्रेन जो इंपोर्ट करता था दूसरे कंट्री से, और हमारी पॉपुलेशन बहुत जो है वो फास्टली जो है वो इंक्रीज़ हो रही थी। अब ये चैलेंज था हमारे लिए अपनी फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना, तो इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। बट ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में जो इंक्रीज़ हुई प्रोडक्शन, उस प्रोडक्शन को अब जो नीडी लोग थे, जिन स्टेट्स में जो है वो फूड की प्रोडक्शन कम थी, या जो रिमोट एरियाज़ थे, पुअर लोग हैं हमारे कंट्रीज़ में, उन तक वो जो फूड ग्रेन्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं, ये हमारे लिए चैलेंज था। फार्मर से प्रोक्योर करना है, फार्मर से लेना है फूड ग्रेन्स को, और उनको जो नीडी लोग हैं या जो नीडी रीजन्स हैं हमारे कंट्री की, स्टेट्स हैं, वहाँ तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम था हमारे पास। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो है वो बफर स्टॉक मेंटेन किया पहले। तो बफर स्टॉक मेंटेन कैसे करते हैं, FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक गवर्नमेंट की एजेंसी है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, जो फार्मर से जो है वो फूड ग्रेन्स प्रोक्योर करता है, और वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है उस प्राइस के ऊपर वो क्रॉप्स जो हैं वो वहाँ से प्रोक्योर करता है फार्मर से, और उससे वो बनाता है बफर स्टॉक, उसका एक स्टॉक मेंटेन किया जाता है जिसको बफर स्टॉक कहते हैं। अब ये जो बफर स्टॉक है इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम है उसके लिए बनाया गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या है, वो जो गोडाउन्स हैं वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो डिफरेंट स्टेट्स में जो फूड ग्रेन्स जो हैं वो सप्लाई किए जाएंगे, और उन स्टेट्स में जो है वो राशन जो डिपोज़ बनाए जाते हैं, विलेजेस में बने हुए हैं, उन राशन डिपोज़ के थ्रू जो है वो जो फैमिलीज़ हैं, BPL और APL, BPL है बिलो पावर्टी लाइन और APL है अबव पावर्टी लाइन। तो पावर्टी लाइन से हमने 9th क्लास में पढ़ा था ये पावर्टी लाइन। तो पावर्टी लाइन से जो बिलो रहते हैं लोग, उनको जो है वो कंट्रोल्ड प्राइसेस के ऊपर फूड ग्रेन जो है वो सप्लाई किए जाते हैं, ठीक है, लोअर प्राइस के ऊपर। और जो APL फैमिलीज़ हैं उनको थोड़ा सा हायर जो प्राइस है उसके ऊपर जो फूड ग्रेन्स हैं वो सप्लाई किए जाते हैं। अब यहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स क्या आई, इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के बाद में काफ़ी सारे लोग जो फूड सिक्योर हो गए हमारे कंट्री में, फूड सिक्योरिटी मिली हमारे कंट्री को, और हमारा कंट्री जो सेल्फ डिपेंडेंट हो गया इन केस ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड फूड सिक्योरिटी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, कई बार क्या होता है जो APL फैमिलीज़ हैं वो किसी कारण से, नेचुरल कैलामिटी से, वो बिलो पावर्टी लाइन वाले ग्रुप में चले जाते हैं, तब उनको जो है वो उस लिस्ट में मेंटेन नहीं किया जाता जहाँ पे उनको कंट्रोल्ड प्राइस पे वो मिलने चाहिए फूड ग्रेन्स, तो उनको हायर रेट ही देना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं हमें, ठीक है। इसके बाद में इस सिस्टम से क्या हुआ, जो फार्मर्स हैं अब उनको जो MSP मिल रहा है, MSP के कारण वो जो कुछ क्रॉप्स के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट हो गए हमारे फार्मर्स। तो कौन कौन सी क्रॉप्स, जैसे राइस और वीट, राइस वीट का साइकिल ही है, राइस के बाद वीट, वीट के बाद राइस, मोनोकल्चर इसको कहते हैं, एक ही क्रॉप को उगाना, ठीक है।
तो फार्मर जो है वो एक टाइप की क्रॉप को ही सारे फार्मर्स उगा रहे हैं, और उससे हमारी जो डिफरेंट क्रॉप्स उगाने का था, डाइवर्सिफिकेशन था, वो ख़त्म हुआ। ठीक है, और इससे क्या हुआ, फार्मर जो है ज़्यादा पेस्टिसाइड, ज़्यादा फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए। बट उससे हो क्या रहा है, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड से जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है ईयर आफ्टर ईयर। सेकेंडली, इसके लिए ज़्यादा इरीगेशन यूज़ करनी पड़ती है, जो न्यू सीड्स हैं, HYV सीड्स हैं, तो ज़्यादा इरीगेशन जब करते हैं फार्मर, तो उससे जो हमारा वाटर टेबल, अंडरग्राउंड वाटर टेबल, वो डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारी स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं प्रोवाइड की जा रही फार्मर्स को, फुल फ्लैज जो उनको चाहिए अपनी वेजिटेबल, फ्रूट्स और फूड क्रॉप्स को स्टोर करने की फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास। जैसे प्रोड्यूस करते हैं फार्मर, उनको सेल करना पड़ता है मार्केट में। ठीक है, तो तब उनको प्रॉपर प्राइस नहीं मिलता, बट वो स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी हमारे पास है नहीं है, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ हमारे पास है नहीं है, फार्मर खुद मार्केटिंग नहीं करता उसकी। तो इसलिए जो फार्मर्स हैं वो फार्मिंग सेक्टर से थोड़ा बाहर जा रहे हैं, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था। तो उससे हमारा कंट्री जो उसकी फूड सिक्योरिटी जो वो एंडेंजर्ड है, फूड सिक्योरिटी खतरे में जा रही है, क्योंकि फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्लाइन हो रही है। हाई इनपुट कॉस्ट जो है फार्मर्स की वो पहले से इंक्रीज़ हो रही है। तो इसलिए फूड सिक्योर करने के लिए अपने कंट्री को हमें क्या करना है, उसका सोल्यूशन हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन जो है प्रोसेस, पूरा ग्लोब जो है एक विलेज बनता जा रहा है थ्रू ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, ओके, एंड ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया। तो जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, यूरोपियन लोग नहीं आए थे, तब भी इंडिया से जो इंडियन स्पाइसेस थे वो एक्सपोर्ट हो रहे थे बाकी के वर्ल्ड के कंट्रीज़ में। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट तब भी था। उसके बाद जब आए हैं यूरोपियंस, तो उन्होंने आके कॉटन और इंडिगो जैसी क्रॉप्स हैं वो फार्मर्स को प्रेशराइज़ किया ये क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, क्योंकि यूरोप में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वहाँ पे कॉटन और इंडिगो जो है यूज़ होती थी, दोनों क्रॉप्स। तो ये नेक्स्ट इम्पैक्ट पड़ा हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके ऊपर। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट की गई 1990s में, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, तब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट की गई, ठीक है, अंडर द प्रेशर ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या चेंज आया कि जो बाहर की कंट्री की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या अदर कंट्रीज़ हैं, वहाँ के जो फार्मर्स हैं अपनी प्रोड्यूस हमारे कंट्री में सेल कर सकते हैं, और हमारे फार्मर अपनी प्रोड्यूस जो है वो अदर कंट्रीज़ में जाके सेल कर सकते हैं। मीन्स जो मार्केट है वो ओपन होगी, मार्केट जो है वो ओपन होगी, बट इसका हमारे फार्मर्स को जो है वो बेनिफिट नहीं हुआ, उल्टा उनको नुकसान हुआ है। तो इसका क्या रीज़न है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपने कंट्रीज़ में तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बहुत सब्सिडीज़ दे रहे हैं, हाई सब्सिडीज़ दे रहे हैं, वो हाईली सब्सिडाइज है उनका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसलिए उनकी इनपुट कॉस्ट जो डिक्रीज़ हो जाती है और उनकी जो प्रोड्यूस है उस वो कम रेट के ऊपर भी सेल कर सकते हैं। जबकि इंडिया जैसे जो कंट्री, डेवलपिंग कंट्री हैं, यहाँ पे प्रेशर है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर कि आप सब्सिडीज़ को डिक्रीज़ करो। तो उससे क्या होता है, उससे हमारे फार्मर्स की इनपुट कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के ऊपर सब्सिडी डिक्रीज़ हो रही है, तो उनकी इनपुट कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। उससे उनकी जो प्रोड्यूस है उसकी कॉस्ट जो है वो डेवलप्ड कंट्री के जो फार्मर्स हैं उनकी प्रोड्यूस से हमारी फार्मर्स की प्रोड्यूस ज़्यादा महंगी होती है। सो हमारे फार्मर जो हैं वो इंटरनेशनल जो कंपटीशन है, इंटरनेशनल कंट्रीज़ के जो फार्मर्स हैं उनसे कम्पीट नहीं कर पाते। अब इस चीज़ का जो वो सोल्यूशन क्या है, हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्राइसिस में, हमने सारे टॉपिक्स में पढ़ा कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और हमारा जो फार्मर है वो क्राइसिस में है। तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट नंबर पे है हमें जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, क्योंकि हमारे कंट्री में ज़्यादा जो है वो फार्मर्स जो हैं वो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स ही हैं, ठीक है। तो उन फार्मर्स का जो इकोनॉमी है, उनका जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, वहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप करनी पड़ेगी जो प्रैक्टिकली काम करें। पहले सेटअप आए बट वो प्रैक्टिकली काम नहीं हो रहा उसके ऊपर, तो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कोऑपरेटिव सिस्टम को। उससे हमारा जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होगी। सेकेंडली कुछ मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी जैसे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स,
कुछ हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ लिमिटेड, ठीक है। बाकी जो है वो कंट्रोवर्शियल है, जो जीन रेवोल्यूशन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, वो जो है वो कंट्रोवर्शियल है अभी, ठीक है। उसको हम पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बट कुछ नॉन फूड क्रॉप्स में हम उसको इम्प्लीमेंट करके प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है वो है सस्टेनेबल फार्मिंग। अब सस्टेनेबल फार्मिंग में क्या होता है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में हम केमिकल्स नहीं यूज़ करते, बाहर से केमिकल्स नहीं यूज़ करते, हम मॉडिफाइड सीड्स नहीं यूज़ करते, हम जो इंडिजिनस सीड यूज़ करते हैं, और हम नेचुरल मैन्योर्स, जो नेचुरल टेक्निक्स को यूज़ करके हम जो फार्मिंग करते हैं, उससे हमारा जो है वो इम्पैक्ट जो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर है वो इम्पैक्ट भी नहीं जाता, बैड इम्पैक्ट जो जा रहा है, ठीक है, वो भी नहीं होता, और फार्मर्स की जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ होता है उससे, ठीक है। सस्टेनेबल फार्मिंग और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में क्या है, जो राइस और वीट के ऊपर ही हम कॉन्सेंट्रेट हो गए हमारे ज़्यादा फार्मर, तो उसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, हमें बाकी की क्रॉप्स भी जो है वो ग्रो करनी है, जैसे पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, जो हम बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं हमें, तो हमें वो क्रॉप्स भी उगानी पड़ेंगी साथ के साथ, तो इसको कहते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो सस्टेनेबल फार्मिंग और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को यूज़ करके और स्मॉल फार्मर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करके हम जो अपने कंट्री में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को आगे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, और हमारा कंट्री से फूड सिक्योर हो जाएगा। थैंक यू।